अगर 2000 सीट से 5 सीट से हमारी हार होती तो चलता। आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, चुनाव सही से होना या बेईमानी से होना? कोई गारंटी नहीं है कि ईवीएम मशीन में क्या सेटिंग है। इस देश के साथ गद्दारी करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड की सजा है। जब पर्ची जनरेट हुआ, हम उस पर्ची को गिनना चाहते हैं, हम उस पर्ची को काउंट करना चाहते हैं। मुझे धर्म से कोई तकलीफ नहीं है। क्यों होगी तकलीफ? नमस्कार, मैं जासूस कांग्रेस जो ये ईवीएम को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता गोपाल जी हैं। गोपाल जी, आप लोग यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर किस चीज को लेकर क्या मांग है? हमारी मांग है कि ईवीएम मशीन को हटाकर और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, और नहीं तो जो पर्ची जनरेट होती है ईवीएम मशीन में, उस पर्ची को गिने। हमारी मांग है चुनाव में पारदर्शिता। हम चुनाव के पक्ष में हैं और हमारी मांग बहुत लोकतांत्रिक है, और हम ये पक्का करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि हमने जो वोट दिया वो हमारे पार्टी को गया। जिस पार्टी को भी हमने वोट दिया, हम चुनाव के पक्षधर हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ईवीएम मशीन में क्या सेटिंग है, क्या प्रोग्रामिंग है, कौन जानता है। इसलिए पूरी संभावना है कि ईवीएम मशीन में चोरी किया जा सकता है। इसलिए हम उस संभावना को हटाकर एक ऐसे चुनाव प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं जिस चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। हम पर्ची को लेकर डब्बे में डालेंगे और फिर उस डब्बे को गिराया जाए। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में पार्टी है, उनका क्या नाम ये है कि कांग्रेस जहाँ पर हार जाती है वहाँ पर ईवीएम का रोना रोती है। कहाँ पर हार जाते और कहाँ पर ही ना रोते हैं। जैसे अभी जो 5 राज्य इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल मध्य प्रदेश में हमारी हार असंभव है। मैं जानता हूँ, करीबी से बहुत बड़ी जीत हमारी होने वाली थी। 135-40 माननीय दिग्विजय सिंह ने बोला 135-40। तो जो 2 बार सीएम रह चुके हैं वो भी मध्य प्रदेश को समझते हैं, वो कोई हल्के में नहीं बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट और ईवीएम का मैनेजमेंट, इस दो के द्वारा उन्होंने पूरे रिजल्ट को बदल के रख दिया। जहां 150 के आसपास कांग्रेस को आनी चाहिए थी, 160। आप बहुत छोटी सी बात सोचिए कि 20 साल से शिवराज सिंह की सरकार है वहां। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, तो इस बार 20 साल के बाद इतनी बड़ी जीत की 100 सीट का फासला। हमारे कांग्रेस पार्टी को 65 मिला और उनको 165 मिला, तो ये 100 सीट का फासला ये असंभव है। अगर 2000 सीट से 5 सीट से हमारी हार होती तो चलता, सब कुछ चलता, लेकिन आप 100 सीट का फासला से हरा रहे हैं, ये असंभव। छत्तीसगढ़ असंभव हमारी हार थी। राजस्थान में बहुत बराबर का मुकाबला था। 5 सीट 10 सीट इधर उधर होता तो ये सारा काम इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के मेल जोल से किया गया है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक गद्दारी कर रहा है इस देश से। और भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि अगर कोई संस्थान या कोई इंसान इस देश के साथ गद्दारी करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड की सजा है। और इलेक्शन कमीशन को मैं चैलेंज करता हूं कि वो सामने आए ईवीएम लेकर, और मैं गलती उसमें बताऊंगा कि उसमें क्या खेल है, मैं क्यों विरोध में जा रहा हूं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन होता है वो टेम्पर्ड किया जा सकता है 110%। वो बार बार बोलते हैं कि ओटीपी है, 1 टाइम प्रोग्रामेबल है। मैं चैलेंज करता हूं कि मल्टीपल टाइम प्रोग्राम। कितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम आप समझते हैं, जनता समझती? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपके पास मेजोरिटी है तो क्या तकलीफ है पर्ची गिन लेने में, क्या दिक्कत? अरे आपका वोट है, आप बहादुर हैं, तो पर्ची हम गिन लेते हैं, काम खत्म। मैंने कहा बोला आपको ईवीएम रखना है रखो, ईवीएम में बटन दबाना है दबाओ। जो पर्ची जनरेट हुआ, हम उस पर्ची को गिनना चाहते हैं, हम उस पर्ची को काउंट करना चाहते हैं। आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, चुनाव सही से होना या बेईमानी से होना? उस पर निर्भर करता है आप क्या चाहते हैं। आप जो रीजन देते हैं, बहाना बनाते हैं कि टाइम लग जाएगा और पैसा खर्च होगा और ये जुग है वो जुग है। सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो है कि इलेक्शन ईमानदारी से होना। अगर वो हम चीज को अचीव कागज से कर रहे हैं तो हम वो करेंगे। ये तब तो आप मोबाइल फोन से करा लीजिए, डंडा उठा करा लीजिए, कुछ करा लीजिए, तो इलेक्शन का क्या मार्क्स क्या रहेगा? नहीं है। आज हम इतने लोग आए हुए हैं तो हमने बोला कि हमारी सरकार बना दो, तो ये प्रक्रिया नहीं है। हम ये बोल रहे हैं आपको कि हम इलेक्शन के पक्ष में हैं, लेकिन हम पर्ची गिनेंगे। सबसे ऊपर जो पॉइंट है, आपसे बहुत खर्चा आएगा, बहुत टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन सबसे ऊपर है ईमानदारी से इलेक्शन होना।
पारदर्शिता से इलेक्शन होना, सबसे ऊपर ये बात, इसके बाद ही कुछ बात आता। तो बैलेट पेपर से अगर मान लीजिए चुनाव होता है तो उसमें किसी क्या करेंगे होगा? जो बैलेट पेपर आया, प्रिंटर आते हैं ना, ये बताता है ना पर्ची की आपने इस पार्टी को वोट दिया, उस पार्टी को वही डब्बा में डालिए और उसी दिन गिन दीजिए। चुनाव खत्म हो गया और उसके बाद आप गिन लीजिए, तो डब्बा बाहर नहीं जाना। हमारी तो मांग है बैलेट पेपर, उस पर्ची को हम उसी दिन जब चुनाव खत्म हो गया उसके आधे घंटे के बाद आप गिन दीजिए। 5-6 अधिकारी रहते हैं चुनाव पे, रिटर्निंग अफसर रहती है। सबसे बड़ा बात है कि वो डरते हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल, अगर आपके पास वोट है तो आप क्यों नहीं बैलेट पेपर, हमारी बात मान लेते हैं। आप 2014 से लेकर अभी तक 50 चुनाव करवाया ईवीएम से, 50 से ऊपर चुनाव ईवीएम से आपने करवाया। मैं एक बार बैलेट नहीं मांगता, मैं भी लोग हूँ, मेरे पास ही वोट परसेंटेज है, मेरे पास ही वोट बैंक है, भारतीय जनता मेरे साथ भी खड़ी है। तो आप एक बार बैलेट से कराने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसकी मुख्य वजह ये है कि वो डरते हैं, वो जानते हैं कि हमारा जो मैकेनिज्म है वोट को उलट पलट करने का फेल कर जाए। वो जो कलेक्टर का दबाव से या इलेक्शन कमीशन के दबाव से या ऐसे कई जगह पर अगर वो चुनाव करवा रहे हैं तो धांधली, क्योंकि सरकारी तंत्र तो उनके पास है ना, सीआरपीएफ जो सिक्योरिटी में लगी हुई टीम उनकी है ना। अगर उसमें किसी ने बदल दिया ईवीएम तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? भारतीय जनता कैसे जानेगी? जो सत्ता में पार्टी है उनका क्या नाम ये है, ये जो गठबंधन की सरकार है ये दरअसल डरे हुए हैं, इसलिए ईवीएम के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, हम हार जाएंगे ना। मैं तो बोल रहा हूँ मैं हार जाऊंगा और वो हार हमारे पर तमाचा होगा। देखो भारतीय जनता ने पहले से उसी को जिता दिया। हम लोकतंत्र के साथ हैं, अगर हमें हराया जाएगा बैलेट से वो मुझे मंजूर नहीं। हम ईमानदारी से चुनाव चाह रहे हैं, ईमानदारी से प्रक्रिया चाह रहे हैं, हम सब कुछ चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो। मुझे हार जीत की बात में कर ही नहीं रहा हूँ, हार जीत से वो डरे हुए हैं कि उनके पास वोट बैंक है, उन्होंने धार्मिक बंटवारा किया, उन्होंने धर्म का फायदा लिया, तो क्यों नहीं आ जाते हैं बैलेट? बस आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश में धार्मिक बंटवारा कर दिया धर्म को। तरह से आपने धर्म, सनातन कभी नहीं सिखाता है कि उसका उपयोग चुनाव के लिए हो। धर्म का उपयोग, हमारे श्रद्धेय हैं भगवान राम, तो जब हमारा श्रद्धेय है तो हम उसका दुरुपयोग चुनाव के लिए नहीं करेंगे। तो राम मंदिर अगर बन गया तो इसमें विपक्ष को क्या तकलीफ? नहीं, तकलीफ कहाँ है? उससे पहले 10 लाख मंदिर बने हुए हैं भारत, 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, 4 धाम बने हुए हैं, वैष्णो देवी है और ऐसे हजारों, पशुपतिनाथ है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे लाखों मंदिर है। अगर आपको किसी ने ये बोला है कि हम आज आपको हिंदू बना रहे हैं तो वो धर्म का व्यापारी है, मेरा ये कहना है। मुझे धर्म से कोई तकलीफ नहीं है। क्यों होगी तकलीफ? क्या मैं धार्मिक नहीं हूँ? मैं भी धार्मिक। आज 12 ज्योतिर्लिंग इस देश में है ना, लाखों लोग उसके दर्शन कर रहे हैं ना। बिहार में बाबा धाम है ना, जगन्नाथपुरी है ना, 4 धाम है ना, वैष्णो देवी है ना, और ऐसे लाखों। ये धर्म का जो व्यापार है, मैं तो कह तो रहा हूँ कि आपने व्यापार कर लिया ना, लेकिन देखिए ये तो गोपाल जी आप जो बता रहे हैं ये मतलब सुनने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको बीजेपी से लड़ना है जमीनी स्तर पे, तो आपको ग्राउंड लेवल पे रहना होगा। मतलब जो तर्क है भाई, तो जमीनी स्तर पे बीजेपी है ना, हाँ है, तो बैलेट से आया। बहुत ओपन चैलेंज है, आप समझ नहीं रहे हो। वो कुछ मीडिया, आप लोग ऐसे मीडिया नहीं, आप लोग सम्मानित मीडिया है, कुछ मीडिया जिन्होंने अपना ईमान और धर्म इस देश के खिलाफ भेजा है। अगर कभी जिंदगी में सरकार ईमानदारों की बनी तो 2 लोग बहुत बड़े जुर्म के भागी होंगे, देशद्रोह के मामले में दर्ज हुआ। एक इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि देशद्रोह की सजा मृत्युदंड, संविधान कहता है हमारा, संविधान कहता है कि देशद्रोह की सजा मृत्युदंड है। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने देशद्रोही किया है तो क्या आप लोग तैयार हैं उसको मृत्युदंड देने के लिए? हमारा संविधान कहता है कि जिसने इस देश के साथ देशद्रोह किया उसकी सजा मृत्युदंड है। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन देशद्रोही का काम कर रहा है तो हम सब तैयार होंगे उसको फांसी की सजा देने के लिए, ठीक? और दूसरी बात, उस मीडिया, जिस मीडिया ने अपना ईमान और धर्म बेचकर गलत तथ्य फैलाकर समाज को बरगला कर जो जुर्म किया है, ये देशद्रोह के तहत ये दोनों इस जुर्म के भागीदार होंगे। भारत का संविधान बहुत मजबूत है, उसको चलाने वाले लोग कमजोर हो सकते हैं,
संविधान बहुत मजबूत है। आज भी भारत का संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि हम भारत की संप्रभुता बना के रखेंगे। संप्रभुता को कौन बनाएगा? इंसान बनाएगा जो उस पर बैठा है। कुर्सी तो लकड़ी है, वो तो निर्जीव है, जो बैठा है वो सजीव है, वो बढ़ जाता है। जिस दिन कानून के चपेटे में आ जाएगी कोई भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया, और नहीं देशद्रोही है तो वो आए और बताए ईवीएम मशीन सामने लाके कि देखो करो। और हमारे कई सारे पार्टी के लोगों ने बोला कि इलेक्शन कमीशन का जो धांधली है ये चरम सीमा पे है। मैं ये साबित कर दूंगा आपको, कि इलेक्शन कमीशन देशद्रोही है। और देशद्रोही की सजा क्या होती है पता है आपको? मौत। देशद्रोही की सजा होगा, क्यों नहीं होगा? संविधान कहता है ना मेरा। आप कहिएगा अरे आपने इलेक्शन कमीशन को फांसी दे दिया, देंगे नहीं, वो इलेक्शन कमीशन थोड़े ना है, वो एक एजेंट है। अगर मान लीजिए आप लोग की जो मांग है उसको इलेक्शन कमीशन ठुकरा देता है तो फिर आपने क्या कीजिएगा? आप लोग का अगला कदम क्या है? पूरे भारत में एक एक बूथ पर ईवीएम को तोड़ देंगे। ये तो गलत हो गया ना। कैसे हो? आप अहिंसक कैसे हो सकते? अहिंसक कैसे नहीं हो सकता? और वो गद्दार हो सकता है, वो हमारे वोट की चोरी कर सकता है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप कोर्ट जाइए। कोर्ट गए, कोर्ट नहीं सुन रहा है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े शासन के लोगों ने सड़क पर उखाड़ा है। आप हमसे बताइए ना, आपने हम पर तुरंत तहमत लगाया कि ये तो असंवैधानिक है, आप ईवीएम तोड़ दीजिएगा। तो वोट चुराना क्या? कौन ज्यादा बड़ा चोर? वोट चोरी करना या ईवीएम तोड़ देना? ये बात आपको ये समझना होगा। ये सुन के आपको ताज्जुब होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन बाहरी ताकतों से मिला हुआ है और भारत का गद्दार है। और हमारा संविधान कहता है कि जो गद्दार है उसका नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। 2 महीने के अंदर 20 सैनिक शहीद हुए हैं। किसी मीडिया ने दिखाया आपको? 10 सैनिक, 5 सैनिक, 4 सैनिक करके 2 से 3 महीने के अंदर में 20 से 22 सैनिक शहीद हुए। भारत के सभी पुलिस स्टेशन में मैं गोपाल कृष्ण इलेक्शन कमीशन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर, ये मेरा चैलेंज है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।